अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एहसन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे, राजी बाजी होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी दुआएं हैं। जैसे कि माहौल चल रहा है कुछ खौफ का, कुछ डर का, तो इसमें तो दुआएं की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मज़े की बात है, आज जब मैं आ रही थी तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी और कल अक्सर न्यूज़ पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मैंने कहा आज तो बहुत सारी बातें शेयर करनी है मैंने, लेकिन मुझे टाइम मिलता नहीं है। ये जो हैदर है ना, बस अब मैं इसको क्या कहूँ, तो इसको जो है, इसको अब मैं कुछ भी नहीं कहती जाने देते हैं। तो मज़े की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा करती हैं और भाई भी कुछ कम नहीं है। ये नहीं कि मेरी सिर्फ बहनें इस्तेमाल करती हैं, सहेलियाँ इस्तेमाल करते हैं, मर्द हज़ार भी करते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग जो है अपना खाना पीना, अपना सैर सपाटा, अपने बच्चे, अपनी लग्जरी लाइफ जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं। यार देखो हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है बाज़ टाइम कि शायद हमें कुछ मेंटली प्रॉब्लम है यार, क्यों हम दिखाना चाहते हैं, क्यों हम शो ऑफ जो है करना चाहते हैं और क्या जरूरत पड़ी है। तो ऐसे ही हांगकांग में एक खातून जो है सोशल मीडिया पे, जैसे है इंस्टाग्राम पे, अपनी डेली रूटीन की चीजें पोस्ट कर रही हैं, ये खा रही हैं, ये पी रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, घर दिखा रही हैं, बच्चे को दिखा रहे हैं, 6 मंथ का उनका बेबी था, उसको दिखा रही हैं और कीमती सामान दिखा रही हैं, ये मैंने आज परचेज किया, आज मैंने ये शॉपिंग की। ऐसा करते हैं हम लोग भी, ये सिर्फ वो खातून नहीं कर रही थी, हम सब भी इसी तरह से करते हैं। शॉपिंग बैग्स रख देते हैं, ये देखें ये हमने परचेजिंग की, यहाँ हम घूम रहे हैं। अच्छा जी, हुआ क्या कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि हम लोग चाह रहे होते हैं अपने मदाहों को जो है, या जो सार्फी हैं उनको इंस्पायर करें, उनको दिखाएं कि देखो हम किसी से कम नहीं हैं, अपनी अमारत या शो जो भी है हम मारना चाह रहे होते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग भी होते हैं, अगर नहीं होते तो किसी की इस तरह की चीजें देखकर बन जाते हैं। जब आप दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कितना पैसा है हमारे पास, इतना कीमती सामान है, तो हुआ यही कि इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ लोगों ने देखा और रात के 3 बजे 3 डाकू उस खातून के घर में घुस गए, उसकी काम वाली को बांध दिया, बच्चे को और उस खातून को बांध कर जितना कीमती सामान था, तकरीबन $50 लाख का सामान उन्होंने जनाब बिल्कुल पैक किया, सामान ब्रीफ केस में डाला और वो लेकर चले गए। उनके पैसे भी मांग रहे थे। उस खातून ने कहा कि मैं घर में अमाउंट नहीं रखती, मेरी बैंक में होती है। तो उस खातून को और घर वालों को यरगाल बनाकर उन्होंने उनका घर का सफाया कर दिया, तमाम कीमती सामान लेकर उड़ गए। तो ऐसा सिर्फ ये एक केस नहीं है। आज सुबह सुबह न्यूज में चल रहा था कि कराची में जो है एक घर में जो काम वाली है उन्होंने बिरयानी खिलाई, जहरीली बिरयानी थी घर वालों को, और वो बेहोश हो गए, पता नहीं अब तबीयत किस तरह बचे या नहीं बचे, और पूरे घर का सफाया कर दिया। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, थोड़ा सा शो ऑफ से बाहर निकल आओ। इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं और आप बता रहे होते हैं दूसरों को, इंडिकेट कर रहे होते हैं, यार मेरा घर खाली है, मैं तो सैर सपाटे के लिए वहां गया हूं, यहाँ गया हूं। तो दूसरों को मौका मिल जाता है, यार इतना पैसा इसके पास, यार इतनी कीमती चीजें हैं। तो बस आपको तो पता है यार, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्राइम जो है या क्रिमिनल, उनके जो माइंडसेट होते हैं वो सोच रहे होते हैं बस मौका मिलने की तलाश है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, तो ये जो क्रिमिनल भाई हैं आपको पता है वो भी आ गए हैं सोशल मीडिया पर, वो भी देख रहे होते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं कौन से लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए, नहीं दिखाना, जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो इस पर शुक्र अदा करें और दूसरों की मदद करें, दूसरों को दें। अल्लाह ने आपको इसलिए जो है ये माल दिया है, तो ये अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास। बहरहाल ये तो आज की बात हो गई। अभी चलते हैं और हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे साथ शायर हैं, और यकीनन जो शायर लोग होते हैं, जो हालात होते हैं उसको देखकर ही शायरी करते हैं। अब वो जो रुमानी है शेर व शायरी, उससे थोड़ा सा निकल आए हैं हमारे शायर। अब जब मुलाकात होती है, जब बात होती है, तो वो आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर लिखते हैं, सोचते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ आगा ज़हूर साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद आगा साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تھینک یو. اور ہمارے ساتھ جی بالکل فزیکل تھراپسٹ بھی ہیں اور ضرورت بھی تھی یار, جو میرے ہڈیاں دکھی ہیں نا, جو میں گری ہوں تو مجھ دکھی سے پوچھیں کہ میرا کیا حال ہے. اور ڈاکٹر ضمیر الطاف ہیں ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ تسی زیادہ ہاسا نہیں کر رہے, تمہیں پتہ نہیں ہے جو گرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں گا تو کیا بنا, یعنی کیا بنا میرا, اب کیا بنے گا یہ بتائیں. آج ہفتہ ہو گیا, پین لے کے ابھی بھی پھر رہی ہوں. ٹیبلٹ کھایا تو ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو پھر درد ہے. دیکھیں, جو آپ کی جو سٹوری تھی, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ گرنے کی جو وجہ تھی, جی بالکل, چیئر اور وجہ چیئر سے نیچے گرنے تھی, نیچے گرنے سے آپ کے جو مسلز ہیں اوور اسٹریچ ہو گئے, مسلز کانٹریکٹ ہو گئے. کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے اب بھی وہ اپنی پراپر جگہ پہ نہیں آئے. نہ آنے کی وجہ سے آپ کا سانس لیتے ہوئے بھی آپ کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہوگی. ہاں, میں سانس نہیں لے سکتی تھی, میں تھوڑا سا چلتی ہوں, مجھے لگتا کہ جو ہے میرے سانس پھول گئے, اس طرح سے ہوا میرے ساتھ. تو اس وجہ سے چونکہ وہ سارا ایک سٹرین ہے, وہ سٹرین ابھی تک موبلٹی, موبلائز باڈی نہیں ہے. موبلائز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیسے بٹا تھک جاتے ہیں نا, لائک دیٹ کے, اس طرح سے کمپریشن بڑا ہوا یہ. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اب ہم نے آج جیسے ہمارا آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, آکوپنچر اور آکوپریشر پوائنٹس. اب کیا ہے کہ جب ہم اسٹریٹ وے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے, اسپائنل کارڈ کے ساتھ اس کے سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ورٹیبراز ہیں, ورٹیبراز میں ہمارے اپر اور لوور لمبس کا تمام کا کنیکشن ہوتا ہے. کنیکشن سے کیا ہوگا, وہ ہوتا ہے سارا پریشر بیس پہ. جیسے ہم آپ کا جیسے تھریسک ریجن ہے, آپ کا اسکیپولا جو کندھے کے بیک سائڈ پہ جو پین ہے, سب سے پہلے تو اس کی ساری ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ہم اس کی اپنے جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے اسپائن سے اس کو اسیس کرتے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ آپ کو تکلیف ہے. جیسے ہم اس کے جیسے ورٹیبراز ہیں اس کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے اپنا تھریسک ریجن میں 11 پہ کمپریشن ہے. پھر ہم اس کو کیا پریشر پوائنٹس جیسے اس کو موبلائز کرتے ہیں, لائک سرکلنگ کرتے ہیں, اس کو مسلس کو ٹون اپ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس مسلس کی جو ٹینڈنائٹس اسٹیفنس ہے, اسٹیفنس کو ختم کرنے کے بعد اس کی جو ڈفرنٹ ہماری طریقہ کار ہوتا ہے. تو آج یہ کام آپ نے کرنا ہے. بریک میں جو ہے مجھے بتانا ہے کہ کہاں جو ہے میرے مسل پل ہوئے ہیں, کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. آغاز ظہور صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. اور آج جیسے میں بتا رہی تھی, سٹارٹ میں نے لیا کہ اس طرح بہت سارے کیسز ہیں, اور ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, کہیں کبھی فیس بک پر جو ہے, اور کہیں بہت سارے دوسری جگہ ہیں جہاں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لائف دکھا رہے ہوتے ہیں, شو آف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نقصان دیتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے کرمنل مائنڈ کی, آپ کے جو فرینڈ لسٹ میں بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یار, لوگ بہت سارے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی لکھنا بنتا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے سوشل. تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کریمنل ہوں, آپ انہیں کریمنل کر دیتے ہیں. ٹھیک, سوسائٹی ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. تو جب کسی کے پاس کمی ہے کسی چیز کی, تو وہ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو نیگیٹو راستوں پہ چلتا ہے. تو ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کریمنلز کو. ایکچولی ہماری پرسنل لائف ہے, اسے پرسنل رکھیں, اسے اپنی فیملی تک رکھیں. ہم نے سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, ہر چیز اس پہ دینی ہے. ویسے تو ہم بڑے پرائیویسی کے معاملے میں بڑے ہی سنجیدہ ہیں. جب سے ہمیں پتہ چلا کہ واٹس ایپ کی جو ہے کچھ پالیسیاں اس طرح سے آئی ہیں کہ جہاں آپ کی جو پرائیویسی اسپائل ہو سکتی ہے, فیس بک پر آپ کے ڈیٹا جائے گا, ان کے پاس سیو ہوگا, آپ کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہاں جائے گا تو کمپنی کے پاس, تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں جا کر ہمیں اپنی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں, وہاں بھی ہم پریشان اپنی جہالت کی وجہ سے ہیں. واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ کی بھی وہی پالیسی ہے جو فیس بک کی پالیسی ہے. بالکل, فیس بک نے اسے خرید لی ہے. تو ایکچولی جو آپ میٹیریل دیکھ رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ اس کے ریلیونٹ آپ کو ایڈورٹائز آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, وہی پالیسی ہے واٹس ایپ پر بھی. یعنی میری پرسنل لائف پہ واٹس ایپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس پہ کیا میں شیئر کرتا ہوں, میں کون سا اٹامک فارمولا شیئر کر رہا ہوتا ہوں جو کسی نے اٹھا لینا. تو ہوتی وہ پرسنل چیزیں ہی ہیں, بس ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ واٹس ایپ والے ہی ہمیں اٹھائیں. ہمارا موبائل بھی گم ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے, کسی کی نظر میں آ سکتا ہے, اسکین ہو جاتا ہے موبائل. صحیح. تو آج کل کیا چل رہا ہے یہ بتائیں. آج کل جو آپ نے کراچی والوں, جو کراچی کا جو آپ نے ابھی بات کی ہے, تو میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں یہ دیکھ کے. اور یہ یوز ٹو ہوتا رہتا ہے کہ فتنہ وقت کی یلغار سے ڈر لگتا ہے.
फितना वक्त की यलगार से डर लगता है, दश्तो सहरा से चमनजार से डर लगता है, वाह, और मुझको खंजर से न तलवार से डर लगता है, यार के रूप में अगयार से डर लगता है। वाह, जबरदस्त। और डॉक्टर साहब, सादगी मेरा लिबादा है कि मुझ सादा को फक्र ओढ़े हुए फनकार से डर लगता है, आहा, और खींच लो मेरी जुबान नोच लो आंखें मेरी। आहा, आपने ऐसा नहीं करना। खींच लो मेरी जुबान नोच लो आंखें मेरी, तुमको गर जुर्रत इजहार से डर लगता हाय है। हाय, जबरदस्त। और तो ऐसा करना है, नहीं करना ना। और अब के लगता है खबर अच्छी नहीं आएगी, ये मसीहा को जो बीमार से डर लगता है। वाह, और मुझ में करता है ज़ुहूर एक मसीहा उस दम, जब मुझे दुनिया के अतवार से डर लगता है। वाह, जबरदस्त। सोशल इश्यूज पर जो हम बात करते हैं, तो फिर डर लगता है तो फिर क्यों डर तो पोस्ट लगता है। शेयर करते हैं आप लोग? बात तो ये है, डरते हैं हम। रूटीन वाइज कोई तस्वीर भी लगा दें तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से बचाए, और फिर हम शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, दिखा भी रहे होते हैं यार। तो एहतियात क्या करें? आज का यही मेन जो है, हम आते हैं अगर मॉर्निंग शो में या करते हैं तो बात है कि पॉजिटिव बात भी जानी चाहिए। आप पॉजिटिव मटेरियल दें, हाँ, आप अपने पॉजिटिव जेसेस दें। आप जैसे डॉक्टर साहब हैं, एक्सरसाइज है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा, यानी जो गैप है वो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेंटल हो या फिजिकल हो, हम उसको नहीं देखें, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है हमारी। बिल्कुल उससे दूर हैं। डॉक्टर जमीर सही कहते हैं। डॉक्टर जमीर से ही जानना चाहते हैं कि टीसीएम जो है, टेक्निकल मेडिसिन जिसे कहा जाता है, ये क्या है, इसका क्या रोल है, कुछ बताइए इस हवाले से। बेसिकली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ये 5000 ईयर अगो एक तरीका इलाज है। ठीक ना है। सिर्फ ये चाइना में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, ये पूरी दुनिया में इसका तरीकाकार है, और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाई जाती है। जो टोटल जो पैसे पॉइंट है 360 पॉइंट्स हैं, उस तरह 60 पॉइंट्स के साथ हर बीमारी का इसके साथ इलाज है। अब इलाज हम किन किन बीमारियों के हवाले से हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेडिक है, मिग्रेन है, वर्टिगो है, न्यूरल्जी है, बेल्स पाल्सी है, इयरिंग इशू है, कानों में है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो, ट्रिगर फिंगर्स। इसके अलावा जैसे साइनस की तकलीफ है, साइनस के साथ साथ आपके एस्थमेटिक इश्यूज हैं, हर भी कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, इंटरनल मेल फीमेल इश्यूज वगैरह, और क्रैम्प, स्पैज्म, इस तरह की जितनी भी बीमारी हैं उन सबका इसका तरीका इलाज इसके साथ कंसर्न है ये। और इवन दो कि जो ये जो ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, ये इवन के इंथीजिया के हवाले से भी, नशा जैसे दिया जाता है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट ये। अब ये है क्या चीज़? अब फॉर एग्जाम्पल के बॉडी के अंदर किसी किस्म की आपकी जो पुअर सर्कुलेशन है, पुअर सर्कुलेशन है, ये क्या होता है कि एक तो हम पहले तो कहते हैं ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। ऑक्यूपंक्चर जो एक जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हम पेस्ट करते हैं। वो क्या करता है, वो जो हमारे पूरी बॉडी के जो हमारे मेरिडियंस इसको बोलते हैं हम लोग, चैनल्स हमारे होते हैं, उस चैनल पे जब ये प्रिक्स होती है, उसकी जो सारी जो बॉडी के अंदर जो रुकावट होती है, जो एक सुस्त पुअर माइक्रो सर्कुलेशन होती है, उसमें जो रुकावट को वो क्लियर करता चला जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक जो आपके इश्यूज हैं उस इश्यूज को वो सॉल्व कर देता है ये। और ये एक जो ट्रीटमेंट है ये 5000 पहले था, अब ये कि WHO ने भी इस पे काफ़ी वर्क किया है, और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको तमाम मेडिकल में भी इसको इंट्रोड्यूस कराई है। ये क्या है कि WHO ने कहा है कि जो सबसे जो बेस्ट जो थेरेपी है वो है अपना ऑक्यूप्रेशर थेरेपी। ऑक्यूप्रेशर थेरेपी से जहाँ भी आपको तकलीफ होती है, ये क्या कहते हैं, आपके पास ऑक्यूपंक्चर नहीं है, आपके पास उंगलियां ही ऑक्यूपंक्चर है, आपको कहीं तकलीफ होती है, आप उस पॉइंट्स पे जस्ट आप उसको दबाव देते हैं 5 से 10 सेकंड, उसके बाद आराम से इसको सर्कलिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप सर्कलिंग करते हैं। सर्कलिंग करने के बाद वो क्या होता है कि जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो फौरन खत्म हो जाती है, आप कंफर्ट हो जाती है। बेसिकली जो दर्द होते हैं, दर्द को हम आम लफ्जों में हम ये कहते हैं कि ये बीमारी है, इट्स नॉट अ डिजीज, बिकॉज ये एक हमारा पुअर लाइफ स्टाइल है। पुअर लाइफ स्टाइल में हमने एक्सरसाइज नहीं करनी हम लोगों ने, और खूब खाना खाना है, और पेट भर के खाना है, और हर वक्त खाते चले जाना है ये। अब मैं एक सुबह, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक सुबह व्हाट्सएप पे एक हमारे इंडियन एक्टर की एक शेयरिंग की मेरे साथ, वो अक्षय कुमार की थी। उसमें उसने कहा है कि
آپ 24 گھنٹے میں اگر آپ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ اپنی صحت کو نہیں دیتے تو آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو مر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں، کام میں مصروفیت کی وجہ سے ہمارے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھو جینے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے آپ کے لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایز فار ایز یو کین ٹیک میڈیسن، جتنی ہو میڈیسن کھائیں آپ. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ہم اس سے کیسے بچا جائے. وہ سمپل سی بات ہے کہ صبح ارلی ان دا مارننگ نماز کے بعد 1 گھنٹہ آپ کچھ بھی کریں، آپ سمپل واک کر لیں، آپ یوگا کر لیں، آپ زمبا کر لیں، کراس فٹ ایکسرسائز کر لیں، جم کر لیں، سائیکلنگ کر لیں، کوئی گیم کھیلیں. 1 گھنٹہ آپ کو لازمی دینا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بلڈ پریشر آپ کا کبھی نہیں ہوگا، آپ کی ڈائبٹیز نہیں ہوگی، آپ کو دردیں نہیں ہوں گی، کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، گیس ٹربل نہیں ہوگا. جسے ہر وقت ہم کہتے ہیں کتنے فائدے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اسٹومک خراب ہے یا اسٹومک اپسیٹ ہے یار، یہ بہت ساری مجھے میڈیسن لینی پڑتی ہے، کہ ہم اس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں. ابھی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ گھر میں ہماری بیگم ہے سارا دن کچن میں کام کرتی ہیں، سارا دن پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں. میں کہتے دیکھیں اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا سارا فزیکل یہ ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے. کام ٹائم وہ ہوگا جو اپنی ذات کو میں دوں گا. اب اپنی ذات کو جب ٹائم دوں گا، میں سب سے پہلے تو میں نارمل ہو جاؤں گا. میرے جتنے بھی ایشوز ہیں لائک انزائٹی، فٹیگ، ڈپریشن، سٹریس، ہر دوسرا بندہ سٹریس اور انزائٹی میں مبتلا ہی ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ جب صبح ارلی ان دا مارننگ نکلتے ہیں تو آپ پازیٹیو لوگوں سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں، پازیٹیو لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، ان سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کرتے ہیں، مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ لائف میں میں نے اچیو کیا کرنا ہے. اس اچیو کرنے کے لیے آپ جب آپ کی اعصاب سٹرونگ ہوں گے، آپ کے شولڈر سٹرونگ ہوں گے تو آپ زندگی کے جو بھی آپ کے سٹیپس ہیں وہ آپ ایزیلی اسے اچیو کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، زیادہ ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم جو ہے سیل فون پر گزرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، ہم کیا کریں، تو آپ نے دیکھا ہوگا صرف مرد حضرات نہیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہے. 68% جو ہے خواتین جو ہے موبائل کا جو ہے استعمال کرتی ہیں، مرد کی نسبت زیادہ کرتی ہیں. اور اس میں جو ہے جب دیکھا کہ کوئی ٹائم نہیں دے رہا، یار چھڈو بچے اپنے کام میں ہمیں اپنے اٹھایا سیل فون اور ہم اس کو اپنی سہیلی بنا لیا ہم نے. تو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں مل رہا. اور جب ہم گھر کے کام کرتے تو ہائے ابھی تو میں نے کھانا بنایا، ابھی تو میں نے یہ کام کیا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ایکسرسائز کی. تو اس سے کتنا ضروری ہے ایکسرسائز، یہ بتائیں. کہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مطلب ہم اپنی ذات سے سنسیئر نہیں ہیں، ہم خود اپنے آپ دشمن ہیں اپنے آپ کے. اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بیزی ہوں، میں یہ کام کاج ان کا ہے. اب دیکھیں کہ آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ہے انسومنیا، نیند کا نہ آنا. بالکل آپ ایک موبائل میں اتنے آپ انوالو ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ 8-8 گھنٹے، 7-7 گھنٹے، 6-6 گھنٹے آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں. اب اس کے آنے والے وقتوں میں جو ہم لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ بہت ڈینجرس وقت شروع ہونے والا ہے. بالکل. اب اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا، آپ کی سماعت ختم ہو گئی. آپ کہیں یار کیا کہے، آپ کو سننا ہی کام دے گی. سیکنڈ جو آئی جو ہے آپ کی نظر تیزی سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. تھرڈ جو ہے آپ کے برین سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے چلے جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کی انسومنیا، نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو میگرین ہو رہا ہے، آپ کو ورٹیگو ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نیورولوجیکل ایشوز درد سر بنتی جا رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، سر درد کی شکایت کرتے ہیں، میگرین کی شکایت ہوتی ہے انہیں، تو یہ چیزیں بھی تو درد سر ہے نا. جب آپ سوئیں گے نہیں وقت پر اور اٹھتے ہی صبح آپ نے اٹھانا، میں نے دیکھا ہے گھر میں یہی ہوتا ہے. آج بھی میرے میاں صاحب نے سب سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر سیل فون اٹھایا، اور میں نے یہی کہا، میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ اٹھتے ہی آپ سیل فون اٹھا لیں، سوتے ہوئے بھی ہاتھ میں سیل فون رکھے اور بڑا مشکل سے میں نے کہا بس کر دو بھائی، لائٹ پڑ رہی ہے، نیند نہیں آتی. تو یہ تو ہمارے لوگ کتنا زیادہ یوزر ہو گئے ہیں سیل فون کے. دیکھیں ہم روم میں بیٹھے نا، ہائی وولٹیج کی کتنی الیکٹریسٹی ہے، ریڈیشن دیکھیں. موبائل فون ہمارے سب کے پاس ہمارے ہیں. اب ایون کہ ہمارے جو وائی فائی سسٹم جو ہے وہ 24 آورز ریڈی میں چلتا رہتا ہے. اب وہ ساری رات ہمارے برین کو کتنا وہ ڈیمیج کر رہی ہے. اب یہ جو نیورولوجیکل ایشوز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ جب اگر آپ پازیٹیو چیز پہ ایکسرسائز کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم جو کمائی جتنی وقت آتا ہے نا کہ ایک پوری زندگی انسان کماتا ہے اور اس کے بعد صحت کو بگاڑتا ہے. 60 سال کے بعد کہتا ہے وہ جتنا پیسہ اس نے کمایا ہوتا ہے، ارن کیا ہوتا ہے، اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ سارا پھر صحت کو بچانے کے لیے لگے گا. بجائے ہم وہ وقت دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہمیں آج 1 گھنٹہ اپنی ذات کو لازمی دینا چاہیے.
اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. آغا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور کیا لکھا ان دنوں میں جبکہ اب مشاعرے نہیں ہو رہے, چاہے جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی لوگ احتیاط کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, کچھ سلسلہ اس طرح کا ہے, ادبی محفلیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جی ہو رہی ہیں اور کچھ لائیو چلے جاتے ہیں, کچھ پاکستان سے باہر جو لائیو ہمارے سوشل فورمز ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں. ادھر بھی پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں پروگرامز اور آف کورس اس کا وہ کم ہو گیا بہت زیادہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ ذرا ٹائم مل گیا, کچھ اپنی زندگی کو ٹائم دینا آسان ہو جاتا ہے. اب ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, ہم یوزر ہم ایکچولی ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس کے. بالکل اب ایسی بیماری ہے کہ بس یوں سمجھیں کہ اگر آپ یہ نہ ہو تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. سیم ایز ہم بھی ایسی بس وہ اب کچھ عرصہ ہوا ہے اس سے جان چھوٹی ہے کیونکہ میڈیا میں نہیں ہے, ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, تو پھر موبائل بھی ذرا کم ہوا ہے, تو گھر والوں سے مل کے پھر اندازہ معقول ہو گئی ہے. اچھا یہ ایک تو یہ لاک ڈاؤن میں بھی احساس ہوا جب اکٹھے سارے لوگ بیٹھے اور ابا کے پاس بھی ٹائم تھا, سب گھر والے بیٹھے اور احساس ہوا, اور بچوں کے پاس بھی ٹائم تھا, اسکول جانا نہیں تھا, دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہیں رہی اتنا زیادہ سوشل, جب آپ کے ملنا ملانا کچھ کم ہو جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار فیملی بھی اپنی ہے اور یہ لوگ بھی ہیں. اچھا یہ چیزیں اب احساس ہو رہا ہے. جب اب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ نانا دادا دادی سب کے ساتھ ٹائم سپینڈنگ کرتے تھے, ہم لوگ کہانیاں سن رہے ہیں اور وقت ہی وقت ہوا کرتا تھا ہمارے پاس. ایکچولی وہ وقت اب جا چکا ہے. اب ہماری لائف ایسی اسکیجولڈ ہے کہ اس کا کوئی اسکیجول نہیں ہے. دیکھو تو وہ وقت اب گزر گیا. اور مجھے یاد ہے 2-3 بجے یعنی دوپہر کو نانا یہ سب فری ہو جاتے تھے, اپنے اپنے ورک اسٹیشن سے واپس آ جاتے تھے. انہوں نے ریسٹ کرنا 2-3 گھنٹے, ہم نے کھیلنے جانا 2-3 گھنٹے, پھر بھی ٹائم بچ جانا, پھر 8-9 بجے ایسے لگنا جیسے آدھی رات ہو گئی. بالکل بالکل. اب 8-9 بجے تو ہماری آنکھ کھل رہی ہوتی ہے شام کو کہ اب کریں کیا. سو یہ اس کے پیچھے سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل میڈیاز. میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا اور امریکہ, یورپ اور UK اور پتہ نہیں کہاں کہاں میں دھڑا دھڑ لگا ہوں. وائی ناٹ ود یو. بالکل بالکل. فیملی میں بھی یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر, 10 لوگ ہیں تو 8 کے ہاتھ میں موبائل ہے. پوری دنیا سے کمیونیکیٹ ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ہے. بالکل آپس میں رابطہ نہیں, اس سے بات کرتے نا. ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور آغا صاحب سے سنتے ہیں ان کی زبانی, ان کا لکھا ہوا کوئی کلام سنا دیں. دیکھیں ابھی وفا اور بے وفائی اور یہ وقفے میں یہ کچھ چل رہا تھا, یہی کچھ چل رہا تھا. تو میں عرض کروں گا کہ دل کی ہر بات بات جھوٹ غلط. دل کی ہر بات جھوٹ غلط, ختم ہو مشکلات جھوٹ غلط. واہ. فرقت یار ہے اثاثہ میرا, وصل کے مسکرات جھوٹ غلط. اور درد بیمار دل سکوت شب, درد بیمار دل سکوت شب, کر سکیں مجھ کو مات جھوٹ غلط. اور جس کے کردار میں تعفن ہو اس کی سب التفات جھوٹ غلط. ہجر کے بعد وصل سے پہلے نیند آئے گی رات جھوٹ غلط. اور ہم مروت میں ہار جاتے ہیں, مروت میں ہار جاتے ہیں, ورنہ یہ واردات جھوٹ غلط. اور ایک حقیقت ہے عشق اور ایک موت. واہ جی واہ, زبردست. ایک حقیقت ہے عشق اور ایک موت, باقی سب نظریات جھوٹ غلط. اور میں تو کہتا رہا ظہور مگر, آج کل ذات پات جھوٹ غلط. واہ جی واہ, زبردست. اچھا وہ عشق نہیں, عشق تو آج کل رہا ہی نہیں ہے نا. عشق کبھی جاتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یوں سمجھے پریورٹیز کبھی چینج ہو جاتی ہیں. ہاں تو پیورٹیز کا زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, کبھی ہم بیزی ہو جاتے ہیں, بیزی بھی ہو جاتے ہیں, اور ہماری پیورٹی اب وہ چیزیں نہیں رہی. اب ہمارے لیے وہی بات, لگژری اہمیت رکھتی ہے, اسٹیٹس اہمیت رکھتا ہے. اب ہم اس چیز پر دیکھ کر محبت کرتے ہیں.
हम पहले इसी ये चीजें चीज को नहीं देख के थी। नफरत भी करते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। आप देखें कि जब मोहब्बत की जाती थी तो ये नहीं देखा जाता था कि इस लड़के के पास कोई आला जो है नौकरी है, घर है, ये चीज है, नहीं गाड़ी है, नहीं इस तरह को ये चीजें नहीं देखी जाती। तो अब ये देखा जाएगा कि ऐसा है, स्टेटस इसका अच्छा है, क्या इसके साथ में आगे चल पाऊं। आजकल हमें जरा कॉस्मेटिक्स से मोहब्बत होती है। कॉस्मेटिक्स से ही हम ना हो तो फिर हाँ। उसी से नफरत करते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे। हम्म, बहरहाल लेकिन इश्क एक फितरी जज्बा है, और इश्क डजंट मीन कि बस आप और एक खातून और एक मर्द ही हैं। बिल्कुल। इश्क आपका आपके काम के साथ है, नेचर के साथ है, खुदा के साथ। बेशक तो बेशक। इश्क कभी नहीं, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आहा, तो वो इश्क, मतलब इसको आप लिमिटाइज ना करें कि बस इसको लिमिटेड कर दें। क्या- इश्क एक लाफानी। ठीक है, लेकिन जब हम विसल की बात करते हैं, विछोड़े की बात करते हैं, तो ये तो मखसूस हो गया ना एक पर्सनैलिटी के साथ, एक सनफ नाजुक के साथ या किसी मर्द के साथ। तो ये इसको वो हम भी तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। हाँ, बात तो ये है ना कि दिल है, ये किसी पर भी आ सकता है। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि दिल ही नहीं है। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब कितनी बात अगर दिल आया जरा बताया ना। जरा बताया ना कितनी बात दिल आया ਤੁਹਾਡਾ। बेसिकली जो आपने जो इतनी अच्छी गुफ्तगू की है कि जनाब के एक हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर अब देखें ना कि पहले एक रूटीन थी कि जो न्यूली गर्ल थी 18, वो हमेशा अपने लड़के उस एज फैलो के साथ उसकी एंगेजमेंट होती है। आज वो चीजें चेंज हो गई है। आज अब 40 उसने उसको उसके साथ क्योंकि वो वेल सेटल्ड होने की वजह से ये, तो इसलिए मुझे एक लॉफ्ट सी आ रही थी इस बात पे। कानूनी लोग छोड़ गए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, हमने यूं समझे कि जब से हम किताब से दूर हुए हैं ना, ये एक तय बात है। मैं हर प्रोग्राम में आपको यही बात किया करता हूँ कि जब जब हम किताब से दूर होंगे तब तब हम ख्वार हों। और ये सारी ख्वारियां हमारी लाइफ में, चाहे वो आज का जैसे आपका टॉपिक है सोशल मीडिया और ये दिखावा और नुमाइश, ये सब चीजें किताब से दूरी है। हम जैसे जैसे किताब के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम सिविलाइज भी होते जाएंगे। तो बाकी मटेरियल है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये जब मैं बात कर रही थी खातून की जिन्होंने जो इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं, हमारे बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज हैं वो यूज करते हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी शादियां दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो एहसास कमतरी में मुब्तला, ये लोग भी कर रहे हैं। देखिए शायद इनको ये एहसास नहीं हो रहा। डिग्री का होना हाँ, पढ़े लिखे होने की दलील नहीं है। बिल्कुल। उस डिग्री को आप फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में वो क्या दाखिल किया। अब एज ए डॉक्टर आपने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कितनों को आपने हेल्प किया है, कितनों को सपोर्ट किया है, या बस आप गए हैं और आपने काटा है। और आप देखें इररिलेवेंट अननेसेसरी ऑपरेशंस तक कर देते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताएं, इररिलेवेंट और अननेसेसरी जो है कर दिए जाते हैं, सी सेक्शन ऑपरेशन कर दिए जाते हैं अक्सर। ये बात हो रही थी कि बस होता है कि चार्जेस लेने हैं, तो क्या ये वाकई इसमें है कुछ हकीकत? देखिए मेरा जो ट्रीटमेंट है ना, मेरा तो स्ट्रेट वे अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट ऑपरेशन। जितनी भी दर्दें हैं और जितनी भी तकलीफें हैं, डिसेबिलिटीज हैं, विदाउट इनके बगैर हैं। ये कोई टेस्ट नहीं है, कोई अपना रेडियोलॉजी नहीं है। लेकिन जो कुछ होगा फिजिकल होगा, आपके सामने होगा। अब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 100% ठीक नहीं होगा। ये जब वो खत्म दर्द हो जाएगा उसके बाद उसको बता दिए थे आपके पोस्चर है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी डाइट है। अब अगले दिन मुझे बताएंगे, फिर मैं डिसाइड करूँ कितने दिन आपको जरूरत है मेरे पास आने के लिए। कितना टाइम लगता है। यही जब हम पेन की बात करते हैं, बॉडी पेन जो कि किसी जगह पर भी हो सकता है आपको, होता है गोडों में, गिट्टियों में, कभी शोल्डर में, कभी जो है गर्दन में, कभी सर में होता है। माइग्रेन की जब बात करते हैं तो कितना टाइम लगता है। अगर एक रूटीन में आए, एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक आप वे बता रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाता है एक मरीज को अपनी रूटीन की लाइफ को सेट करते हुए? देखिए सबसे पहले जो दर्द होता है, जो कंट्रोल नहीं होता, उसकी एक वजह होती है, वो होती है रेस्टलेस कंडीशन। आपको इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती। ठीक है। आपको जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मुझे उसको थॉरली उसकी थेरेपी करनी पड़ती है। मेरे पास जितनी भी मोडेलिटीज हैं, जो एसेसरीज हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है जिसके ऊपर 15
मिनट की थेरेपी 5 किलोमीटर वॉक के बराबर है। वो है ऑक्यूप्रेशर थेरेपी। जब आप उस पर खड़े होते हैं फुट सोर्स से लेकर टॉप ऑफ हेड तक, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी थ्रोम्बोसिस हैं, क्लॉटिंग है, इम्बैलेंसमेंट है, कंप्रेशन है, वो आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करता है। जैसे टीसीएम है ना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसका भी मकसद ये है कि जहां आपकी पुअर सर्कुलेशन है, आपके उस ऑक्यूप्रेशर थेरेपी से आपकी सर्कुलेशन को बेहतर किया जाता है। बेहतर करने के बाद आपकी जो दर्दें हैं, तकलीफें हैं, वो फौरन दूर हो जाती हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पेन के लिए आते हैं, बैक के हवाले से पेशेंट आते हैं। अब मैंने उनको उनकी स्पाइन पे जो उनकी बॉडी की एडजस्टमेंट करनी है, उसमें जैसे हम कायरोप्रैक्टिक के उसमें टेक्निक्स यूज़ करती हैं, हम उस ऑस्टोपैथी की यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम उनकी जो जितना पेन स्ट्रेन है उनको ऑक्यूप्रेशर थेरेपी से ख़त्म करते हैं। ऑक्यूप्रेशर थेरेपी के साथ जो मेरे पास जो टूल्स हैं वो सारे थाई हैं, चाइनीज़ हैं। इसी तरह से उन टूल्स को, उन डिवाइसेस को अप्लाई किया जाता है। अब इन 5 मिनट्स पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट हो जाता है, बिल्कुल ही है। उसके बाद फिर उसको हम पोस्चर बताते हैं, आपका उठने का, बैठने का, लेटने के अंदाज कैसे कैसे हों। आपकी तकलीफ उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब देखेंगे एक कोई भी बंदा है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मसलसल लेके कुब निकाल के वो बैठता है ऐसे, अब जब तक उसका पोस्चर सेट नहीं होगा उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना था, उसकी बॉडी को कंप्लीट जो है ना मोबिलाइज करना पड़ता है। मोबिलाइज करने के बाद फिर उसको बताया जाता है नींद आपने पूरी करनी है। ये नहीं इधर से आप बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जब मेरे पास जाते हैं 100% ठीक होते हैं, रात तक जब सुबह उठते हैं क्या हो गया, रात में जब देखा मैं ठीक हूँ मोबाइल उठा लिया, टक 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 टक, नींद उनकी 6 से 8 घंटे पूरी नहीं, सुबह सर और पेन शुरू हो। फिर मैं उनसे पहले क्वेश्चन पहले ये बताएं कि आपको नींद आई है। अगर नींद जिनको आती है वो 100% ठीक होते हैं, उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जिनके क्रॉनिक इश्यूज होते हैं उन पे फिर होता है मेरा 15 दिन 10 दिन का एक सेशन होते हैं, जो रेगुलर सेशन, उनको उनकी आदत को तब्दील करने के लिए उनको सेशन दिए जाते हैं ताकि वो हमेशा के लिए सुपर डुपर फिट वो रहें। अब इसी वजह से हमारे जो मोस्टली जो टॉपिक हमारा है टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हवाले से, बेसिकली ये सारी होती है रिफ्लेक्सोलॉजी। अब रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, ये होते हैं प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स गिनते हैं, ये हमारे हाथों पे होते हैं। तमाम हमारे पास डिवाइसेस हैं, हम डायग्नोज करते हैं हाथों एक्यूपंक्चर थेरेपी से कि सारा जितनी भी एनाटॉमी है वो सारी हाथ पे है। दूसरे हमारे पास डिवाइस है वो एयर कान पे है। वो उस कान के जरिए, हाथ के जरिए हम डायग्नोज पहले करते हैं कि इसको इश्यूज क्या हैं, और उसी इश्यू के मुताबिक हम उनको फिर उसकी थेरेपी देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जो उनकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी होती है उसके हवाले से उनको सप्लीमेंट्स या उनको हम लोग जो है उनकी जो नेचर ऑफ जो है फूड है वो हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको डाइट बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ स्केड्यूल में किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किन चीज़ों को स्लीप आपने करना है। अब जैसे हाथ की है, सारा प्रेशर पॉइंट्स हाथ पे हैं, इसी तरह से हमारे कान के ऊपर है, और इसके बाद हमारे फुट ऑफ सोल के नीचे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो चाइना में जाते हैं वो पाँव के जरिए सारा, थाईलैंड जाते हैं तो पाँव के जरिए सारी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो क्या है, सारी जो एनाटॉमी पूरी बॉडी के जो सिस्टम है ना वो सारा पाँव के तलवों के नीचे, हाथों के और कानों के। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हम बैठते हैं हम लोग, हमारे हाथ टेंडर हो जाते हैं, स्टिफनेस होती है, हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल उसको रब करते हैं। रब करने से हमें क्या महसूस होता है कि हमारी ओवरऑल सर्कुलेशन बेहतर हो। क्यों कि हमारे जो बॉडी का जो सारा निज़ाम है वो हमारा हाथ के ऊपर है। वो प्रेशर पॉइंट्स क्या हुआ, जैसे हम क्लैप करते हैं, क्लैप से क्या हुआ, प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिव हो गए। इसी तरह से हमारे कान है, कान को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। वो क्यों खुलती है कि हमारे सारा निज़ाम जो है हमारे कान के ऊपर है। पाँव को हम लोग जब किसी भी चीज़ के साथ उसको रब करते हैं, रब करने से हमें सुकून मिलता है। वो क्यों सुकून मिलता है, हमारे बॉडी के तमाम प्रेशर पॉइंट्स, हमारे फुट ऑफ सोल की चीज़ हैं वो बेहतर हो गए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि अपने पाँव को हमेशा वो साफ रखें, उस पर गंदगी ना आने दें। रोज़ाना रात को ऑयलिंग करके और जो है फिजिकल एक्सरसाइज जैसे लेटे पड़े आराम से पाँव को ऊपर खींचें। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट बल्कि जो हम नॉर्मल जैसे ऑफिस वर्क में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल सीधे लेट जाएं, एड़ियों को आप निकालें, ऐसे खींच अपनी तरफ उंगलियों को इस तरह नीचे प्रेस करें। इससे क्या आपकी जो टांगों का कड़ाव खत्म हो जाएगा। प्रेशर पॉइंट्स को आप देखते हैं और उसके बाद जो है ये जो दर्द है बॉडी के, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर ज़ोहर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, एक शायर जो है उसको बड़े दर्द होते हैं, बड़ा दुखी होता है उसके दर्द कैसे खत्म हो सकते हैं, इससे ये सब हम जानना चाहेंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और आगा साहब से बात हो रही थी और ये बताएं कि इनके जो दर्द हैं वो कैसे दूर होते हैं। यहाँ
تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب بار بار یہ ایکسرسائزز اور پازیٹیو جسٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن زندگی بار تیرا اب یہ اٹھائیں کیسے، زندگی ہنستے ہوئے اشک بہائیں کیسے، اور زندگی ہائے وہ وعدے تیرے ہمراہی کے، زندگی وعدہ خلافی کو سہائیں کیسے، اور زندگی روح کا سوہان تغافل تیرا، زندگی داؤ تیرے سوچ میں آئیں کیسے، اور زندگی لمحے میں اوقات دکھا دی تو نے، زندگی لمحے میں ہم دام بڑھائیں کیسے، اور زندگی تو نے ہمیں کیس کا وارث لکھا، زندگی دشت کو پھر آگ لگائیں کیسے، اور زندگی جا تجھے آزاد کیا ہے خود سے، زندگی تو نہیں ہم خود ہیں بتائیں کیسے، اور زندگی بعد تیرے موت ظہور اپنی جگہ، زندگی مر کے تجھے بھول بھی پائیں کیسے۔ واہ جی واہ، زبردست۔ تو اب زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ واقعی زندگی اپنے زندگی کے حوالے سے بات کی ہے، یا وہ ایک پرسنالٹی جو آپ کی زندگی بن جاتا ہے آج جس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہی، کس کے بارے میں، ذرا یہ تو بتا دیں۔ یہ دیکھیں سوال اچھا ہے، اور اس کا تھوڑا سا ڈاؤٹڈ ہو گیا، ویسے کس کے بارے میں ہے یہ؟ زندگی وہی ہوتی ہے جس کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کے بغیر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی تو نے ہمیں کیس کا وارث لکھا، زندگی دشت کو پھر آگ لگائیں کیسے، تو ہم تو سبھی کے وارث ہیں۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست زبردست۔ تو درد کم ہوتے ہیں لکھ کر؟ جی لکھ کر کم ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب فیزیو ہیں، یہ بھی درد کم کرتے ہیں۔ بالکل۔ آپ اپنے جو آپ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیلیورڈ، تو پھر اسے درد کافی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، صرف محبوب کا درد ہی درد نہیں ہے، یقیناً ہماری زندگی میں بہت سارے اور حادثات بھی ہوتے ہیں، اور ان حادثات کی وجہ سے بھی ہم اندر سے شکستہ ہو جاتے ہیں، یا ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، کہیں ہم درد محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لمحے جن پر آپ نے لکھا ہو، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ بالکل، آپ چونکہ انسان ہے، بہت سی چیزیں آپ کو ڈپریس کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کو پازیٹیو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان سچویشنز پر اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ ضرور، یعنی ایز اے رائٹر آپ فوراً لکھتے ہیں۔ تو سوشل ایشوز ہیں، فیملی کے، دوستوں کے، ہماری سوسائٹی کے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ صبح ڈیلی ایک نیا ایشو لے کے آتی ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز میں سے بڑے ہاربل ایشوز بھی ہوتے ہیں، باقی پازیٹیو جیسز بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے رائٹر، ایز اے ادیب، ہمیں پازیٹیو پہلوؤں کو بھی دکھانا چاہیے، ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یہ بھی ایک تھراپی ہے، یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ میں آپ کو روتا دیکھ کے ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دوں، میں آپ کو کیوں نہ ہنساؤں، میں کیوں نہ آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں کروں جس سے آپ کا یہ پریشر کم ہو۔ یہ بھی پریشر پوائنٹس ہیں، یہ بھی تھراپی ہے، یہ بھی آکوپنکچر کی طرح، یہ مینٹلی تھراپی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ شاید ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب آ رہے ہوتے ہیں یہاں صبح صبح اٹھ کر، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہمارا دن بھی اچھا گزرے، اور میری تو دعا بھی یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا آپ کی یہ ایک سارا دن کی ایفرٹ ہے جس پہ آپ نے یوں سمجھنے ساری رات آپ نے کام کر کے صبح آپ نے جب آپ نیگیٹو چیزوں کو وہ کر رہی ہوتی ہیں پوائنٹ آؤٹ، تو ساتھ اس کے سولوشنز پہ پھر جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں اور دوست آتے ہیں یہاں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پازیٹیو انوائرمنٹ، مارننگ آپ کی گھر میں کام کرتی خواتین یا ایسے اور ایک پازیٹیو وے مل جاتا ہے یار، یہاں یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنی زندگی کیسے خوشگوار بنانی ہے، تو یہ بہت ضروری بھی ہے۔ بالکل یہ بہت ضروری ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو لوگوں کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ انٹرٹین کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ کسی بھی میڈیا پہ، کسی بھی فورم پہ، وہ لوگ مطلب میرے لیے بڑے آنریبل ہیں کہ جو آپ کے تھریٹ کو، پریشر کو، انوائرمنٹ کو، نیگیٹیوٹیز کو، اسے پازیٹیو کر رہے ہیں،
کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کوشش ہمیں کرنی چاہیے ایز اے آرٹسٹ, ایز اے رائٹر, ایز اے ایون ڈاکٹرز بھی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل اپنے ایک ڈیکرم میں رہتے ہوئے فیس لے کے اپنے دفتر, آفس, کلینک بلا کے انٹرٹین کریں. واک کرتے بھی بہت سے دوست ان کو ملتے ہیں, وہاں بھی ان سے لوگ مشورے لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اسپورٹ مین بھی ہیں, اسپورٹس مین ہے, تائیکوانڈو ہے, تو میں گھبرایا. دیکھیں ابھی ہم نے ان کو آف یہ بریک پر جاتے ہی ہم نے ان سے کتنی مشاورت ڈسکشن کی ہے. تو جو ڈسکشن کی بتا دیتے ہیں. ویسے وزن جو ہے مینٹین کرنے کی بات ہو رہی تھی, آغاز ظہور صاحب نے کہا مجھے بتائیں تھوڑا سا جو ہے موٹا ہو رہا ہوں میں, ہیلدی ہو رہا ہوں, سانس لے لیں, سمارٹ نظر آئے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے مشورہ دیا تھا ناشتے کے حوالے سے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو ناشتہ ہے وہ بادشاہوں والا کرنا ہے آپ نے. تو بادشاہوں والا ناشتہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے, نہاری ہو, کچوری ہو, حلوہ ہو, پوری ہو, پائے ہوں, نان, چنے ہو, یہ مخصوص ہو گئے ہمارے لیے. ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے یار یہ ناشتہ اگر ہوگا تو یہ بادشاہوں والا ناشتہ ہوگا. تو یہ ناشتہ تو ہمیں سست کر دیتا ہے اس طرح کا ناشتہ اگر ہم کریں گے. کیا لینا چاہیے؟ ایک کہاوت ہے کہ 40 سال تک انسان غذا کو کھاتا ہے اور 40 کے بعد جو ہے غذا جو انسان کو کھاتی ہے. وہ کیوں؟ مقصد کیا ہے کہ انسان ٹکا کے کھاتا ہے, جو سامنے کھا لیا. 40 ایئر کے بعد اس میں وہ اسٹیمنا نہیں ہے نا, اس کا اسٹامک اس قابل ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یار ٹھنڈا نہیں کھانا, یار مرچیں والی چیزیں نہیں کھانی, آپ نے میٹھا نہیں کھانا, ڈائبٹیز ہو جائے گی, آئلی چیز نہیں کھانا, کارڈک ایشوز ہیں یہ. اب کہنے کا مقصد ہے اپنی جو نیوٹریشن کو نا ایک بیلنس ڈائٹ, بار بار ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کا بادشاہ سلامت کی جیسے بات ہے کہ اپنا آپ نے صبح کام کرنا ہے, جو کام بھی بڑا ہیکٹک ہے, اب آپ کو بادشاہ سلامت والا کام جو ہے نا, بادشاہ سلامت والا آپ کو کھانا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم جیسے آپ نے بات کی کہ نہاری, چنے, کچوری, حلوہ پوری, نان, چنے, یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. ایون کہ جب ہمارا انٹرنیشنل ٹرپ ہوتا ہے, باہر ہم جاتے ہیں, کم از کم کوئی 100 کی تعداد میں وہ ہوتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں وہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں, تمام نٹس ہوتے ہیں, بالکل تمام فروٹس ہوتے ہیں, تمام جوسز ہوتے ہیں, دودھ ہوتا ہے اس میں, اور دہی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل ایک فوڈ ہے یہ. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. دیکھیں جب آپ پازیٹیو ہوں گے نا, آپ ایکسرسائز کرنے والے ہوں گے نا, آپ جو اسپائسی چیزوں کو اگنور کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ چاہیں گے کہ یار صبح میں ناشتہ جو ہے نا وہ فروٹس کا کروں, جوس کا کروں, دودھ پیوں میں, یا کافی کا استعمال میں کر لوں. آپ پازیٹیو چیزیں انٹیک کریں گے. جب آپ جو ہے آپ کی نیوٹرین ڈیفیشنسی ہوگی, آپ کہیں گے یار میں سموسے, پکوڑے, برگر, زنگر اور پیزاز یہ چیزیں میں کھاؤں. اب کیا ہے کہ یہ جب وہ اس وقت انسان کھاتا ہے جب باڈی میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. میرا اپنی پوری لائف میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب میری پہلی اذان پہ آنکھ میری کھلتی ہے نا, میں سمجھ جاتا ہوں میں الحمدللہ فٹ ہوں. جب اذان آ جاتی ہے میری ایکسکیوزز ہوتی ہیں, یار اچھا اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہے, اتنے بعد جناب وہ نماز قضا ہوتی ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے جسم کے اندر ڈیفیشنسی ہے. پھر میں فوراً سے پہلے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرتا ہوں. بیلنس ڈائٹ جیسے ہوتی ہے الحمدللہ, پھر ارلی ان دا مارننگ نماز مسجد با جماعت, اور اس کے بعد 2 گھنٹے میرا ایکسرسائز کا اسکیجول ہوتا ہے. اسی طرح سے ہے. اب جیسے ہم بات کریں اوبیسٹی کنٹرول پروگرامنگ کے حوالے سے, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اپنا ایکسرسائز از اے لائف ٹائم اسکیجول اور ایٹنگ از اے لائف ٹائم اسکیجول ہم لوگوں نے بنایا ہوا, کہ نہیں کھانا اور کھاتے چلے جانا. کہ دیکھیں دن میں کم از کم 6 مرتبہ آپ کو کھانا چاہیے. اچھا کم از کم 6 مرتبہ. وہ 6 مرتبہ یہ نہیں کہ بار بار آپ نے حلوہ پوری کھانی ہے, آپ نے بریانی کھانی ہے, آپ نے کڑھائی گوشت کھانا ہے. صبح جیسے آپ اٹھتے ہیں آپ کو پہلے تو گرم پانی پینا چاہیے. اب گرم پانی سے کیا ہوگا, وہ لوگ جن کا ریشہ بار بار آتا ہے, کف ان کو بہت زیادہ رہتی ہے, ہر وقت ان کو کھانسی رہتی ہے, تو کانسٹیپیشن رہتی ہے, گیس ٹربل رہتا ہے, ان کو لازمی نیم گرم پانی ہوتا ہے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی جو ہے نا وہ پینا چاہیے, وہ سے منرل مر جاتے ہیں, وہ نہیں پینا. جسٹ آپ نے چولہے پہ رکھا, جسٹ اسٹیم جب شروع ہوتے ہیں نا 50 درجہ حرارت پہ, اس کو چولہے کو بند کر دیں, وہ پانی آپ نے پینا ہے. اس سے کیا ہوگا, کانسٹیپیشن, گیس ٹربل, اسٹمیٹک ایشو, کف وغیرہ یہ سارے آپ کا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کا جو ہر وقت جو آپ کے گیس ٹربل رہتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ناشتہ لینا چاہتے ہیں, ناشتے میں آپ نے سب سے پہلے پیورٹی آپ دیں, جیسے نٹس ہیں, نٹس کو ساتھ آپ لے لیں. آپ اس کے بعد آپ فروٹس آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں یار صبح ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم یہ فروٹس کھائیں, جوس پئیں, دودھ پئیں. سب سے بیسٹ چیزیں وہ ہے کھجور.
इवन कि मैं कई अरसे से मेरा ये होता है कि मैं कम 5 खजूरें, एक गर्म गिलास दूध का मैं पी लेता हूँ, हनी में आजकल वैसे लाजमी मैं लेता हूँ ये। अब वो डिपेंड करता है कि बंदे को इश्यूज क्या क्या हैं। अभी बंदे का स्टोमिक बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो तो खजूर, और डायबिटीज़ है वो तो शुगर उसकी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से उसको पहले तो अपने स्टोमिक को रेस्ट देना चाहिए, नहीं कि आप खाना के थोड़ा थोड़ा, जैसे सुबह आपने पानी पी लिया है, एक्सरसाइज करके आ गए, फिर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले, आप अंडा एक कंप्लीट एक डाइट है, आप अंडा ले सकते हैं, आप रोटी अब ले, आप छोटी सी आप रोटी आप खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी जो एशियन है हम लोग बहुत ज्यादा हम तो छोटी रोटी तो हमें मजा नहीं देती ना यार। आपने अपना मेन्यू बताया निहारी पायों वाला, ये बादशाह का एक दिन का खाना, उसके बाद आप कुछ ना खाएं फिर रात तक। थैंक यू, वो डाइजेस्ट नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। और ज़हूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट तशरीफ फरमा है जी, बिल्कुल बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं और अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे मसले मसाइल के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और इस हवाले से भी आज हमारे साथ गेस्ट हैं। तो पहले तो हम मसले मसाइल की तरफ चलते हैं और ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेयरमैन सिटी मुल्तान मरकजी तंजीम ताजरान हमारे साथ, और मोहम्मद काशिफ रफीक मुगल साहब हैं, सदर हैं रहमा सेंटर के, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद, थैंक यू आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अजीज सिंगर, बहुत ही प्यारा अंदाज है इनका, एक मुनफरिद अंदाज है। जब भी मुल्तान आते हैं तो हमारे स्टूडियो को रौनक बशकते हैं और अच्छा भी लगता है इनका आना, और मुलाकात भी हो जाती है। अहमद नवाज अंजुम है हमारे साथ, वेलकम, खुश आमदीद जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रूही एट 10 पे जनाब सबको अहमद नवाज का प्यार भरा सलाम, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और ये जो मॉर्निंग शो है इसको चार चांद लगाए हुए आपने माशाल्लाह। आपने लगाए हुए यार, आप लोग आ जाते हैं लाहौरियों, थोड़ा सा मुलाकात हो जाती है, थोड़ा पता चलता है हाल चाल कैसा है। वैसे तो ठंड ज्यादा है लाहौर में, हमें ज्यादा लगती है या मुल्तान में ठंड ज्यादा है? क्योंकि आज मौसम मुल्तान का बड़ा खतरनाक बना हुआ है, धुंधी धुंधी बेसिकली साड़ी ज्यादा लग रही है। तो लाहौर ज्यादा है, लाहौर ज्यादा है, मुल्तान कम है। अच्छा। उसकी मुनासबत, लेकिन यहाँ पे आज कुछ फूक का जो सिलसिला है वो नजर आ रहा है, लेकिन कल तक तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आज कुछ थोड़ी बहुत ठंड है और हम समझ रहे थे बस सर्दी खत्म हो गई, अन्य सर्दी आने लेकिन आज शिद्दत दोबारा इख्तियार नजर आ रही है कि सर्दी ने ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सोचना पड़ेगा कुछ अंडे शांडे आज गर्म करके बेचने पड़ेंगे। लाहौरी अंडे बड़े शौक से खाते हैं, लाहौरी क्या क्या शौक से खाते हैं आज ये भी जानेंगे। और मुल्तान के लोग भी नाश्ते में बहुत ज्यादा, उनकी भी बहुत सारी चीजें आज हम बता भी थे, नान कचौरियां और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ के लोग भी पाए खाते हैं। तो लाहौरी भी शौक रखते हैं ना इस तरह के नाश्ते? मंगवा लें आप। बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं आसिफ अब्बास हैं, टाइगर फोर्स मेंबर भी हैं, इसके अलावा मकामी ज़कात कमेटी के मेंबर भी हैं, इनको वेलकम कहेंगे आसिफ को। खुश आमदीद आसिफ, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ ना बहुत संजीदा है, आसिफ वाकई बहुत संजीदा है। नहीं बस ये यूं समझ लें कि मेरा फर्स्ट टाइम यानी कि टॉक शो में आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। बैठे हैं सारे अपने ही हैं, कौन से बैठे हैं? ये बताएं आजकल क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हो, किन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो? नहीं बेसिकली तौर पे तो मैं यानी कि अपनी पार्टी की तरफ से ना नामजद मेंबर ज़कात कमेटी चेयरमैन भी हूँ मकामी ज़कात कमेटी का, और ज्यादातर ये होता है कि जरूरतमंद के काम आना, बस इस चीज पे काम चल रहा है अभी। ठीक है। और थोड़ा सा सियासत में भी दिलचस्पी रखी हुई है इस हवाले से बस। ठीक है, तो सियासत में दिलचस्पी भी है और लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं। अच्छा अब जो है क्योंकि कोविड तो है ही है, लेकिन अगर रूटीन वाइज देखते हैं तो लॉकडाउन जो है खुल गया, तो अब जो है क्या उतने लोगों के मसले मसाइल हैं जितने पहले थे या कुछ कम हुए हैं? नहीं मसले मसाइल जो पहले थे वो तो बिल्कुल यूँ समझ लें कि जो 2020 में था वो अब खत्म हो चुके हैं। मौजूदा टाइम में ये देखें कि बिल्कुल उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है, बस ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यानी कि 10 PM यानी कि लॉकडाउन किया हुआ है कि 10 बजे तक आप बंद कर दे, वो बनता भी है, सर्दियों में इतना टाइम कोई बाहर भी नहीं रहता और ये सूटेबल भी है। और कोशिश तो यह है कि हमारी भी गवर्नमेंट की भी कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, कोरोना से बचा जा सके।
اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود اس پہ عمل کریں تو زیادہ وہ ہے کہ نہ کہ کسی کے ہم بل بوتے پہ رہیں، گورنمنٹ کے بل بوتے پہ رہیں. تو گورنمنٹ کے پاس اتنی تو وہ نہیں ہے نا کہ فورس نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک کو پکڑ کے کہیں. بہتر ہے کہ ہمیں خود احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہمیں خود احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں کہ سختی کی جائے اور پھر ہمیں، تو اب سختی نہیں کرتی گورنمنٹ. سب کو پتہ ہے یار، زندگی ہر ایک کو پتہ ہے میری کتنی قیمتی ہے، کتنی عزیز ہے، اور میں نے کس طرح اس کا خیال رکھنا ہے یا کس طرح اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے. تو ہم کو اتنے چننے مونے بچے تو ہے نہیں. جی بالکل ایسے. تو یہ سمجھ تو ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ بالکل محمد کاشف صاحب ہے. پہلے ہم مسئلے مسائل سنیں گے، پھر انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ جائیں گے، پھر سے پھر ہم جو ہے آپ نے مسئلے چھیڑ دیے ناشتہ. تو بتائیے محمد کاشف صاحب، تاجر برادری جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات ہونا ضروری ہے؟ جی میرا تعلق رحمت سینٹر سے، میں نے بتایا بھی، آپ نے بھی بتایا ہے کہ رحمت سینٹر کا صدر بھی ہوں میں، اور سٹی کا چیئرمین سٹی بھی ہوں الحمدللہ. تو ہمارے جو سب سے بڑے ایشو ہیں اس وقت، ہمارا جو یوز کا کام ہے موبائلز کا، خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، 302 کی واردات ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے موبائل. بالکل. انتظامیہ موبائل کے پیچھے پڑتی ہے، اور وہ سب کچھ شروع ہی اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کے پاس موبائل ہے رابطے میں رہنے کے لیے. بالکل. اور خدا نہ خواستہ کوئی واردات ہوتی ہے تو سب سے پہلے موبائل ٹریسنگ پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پتہ چلتا ہے بھی کیا صورت ہے، کہاں سے لیا گیا، کہاں سے لیا گیا، اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوری کا موبائل نکل آئے تو ہمارے جو کسٹمر حضرات ہیں، جو بیچارے شریف ہیں، جنہوں نے کبھی تھانہ دیکھا نہیں ہوتا، ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا، دکاندار کو بھی تو اس میں انوالو کیا جاتا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سب سے پہلے جو بیچارہ جو کسٹمر ہے، سب سے پہلے تو کال اس کے پاس جانی ہے. بالکل. نہ وہ لینے میں نہ وہ دینے میں. اس کو جب پولیس کی یا کسی انتظامیہ سے کال جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ چوری کا موبائل ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی مر جاتا آدھا. پھر تھانوں کے ساتھ، وہ پولیس کے ساتھ محکمہ آتا ہے، ہمارے پاس گپ شپ ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ایک بیان حلفی ہے، اس کی شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، ملتان کی ہونی چاہیے، اور اس کا انگوٹھا لگواتے ہیں، پورا ویریفائی کرتے ہیں. ایک قسم کی پوری بیان حلفی کا پورا ہم نوٹس ہے وہ پورا بنواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. 7,000 پہ میسج بھی کرتے ہیں سارے دکانداروں کو، یا سارے ملتان کو، الحمدللہ پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح پرچیزنگ ہے. اس کے بعد بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک بوٹ بالکل فٹ پرسنالٹی میں بندہ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، یہ چور ہے. ٹھیک ہے. یعنی سوٹڈ بوٹڈ بندہ آتا ہے، اس کی جو ظاہری جو ہے اس کو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے، یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈکیت ہوگا، یہ چور ہوگا. ہاں یہ چور ہوگا، یہ ڈکیت. ہم نے ملتان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لے لیتے ہیں، سائن بھی کرتے ہیں، انگوٹھے بھی لگواتے ہیں. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے 3 مہینے بعد یار وہ چور تھا. پھر انتظامیہ کہتی ہے جی اس کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. پھر ہم وہ بغیر وردی والا کام ہم بھی کرتے ہیں. دکاندار پر ایکسٹرا برڈن ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. انتظامیہ بھی تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہر مصیبت میں، پر ہم بھی بغیر وردی کے وہ کام کرتے ہیں. ہم اس کا گھر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، ویریفائی کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا معاملہ حل کرتے ہیں. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کی ریکوری نہیں ہوتی. جو ہمارا چھوٹا دکاندار ہوتا ہے بیچارہ 3 لاکھ 4 لاکھ سے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے اتنا کمایا نہیں تھا جتنا اس کو نقصان ہو جاتا ہے. خیر ابھی RPO صاحب سے، CPO صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، SSP صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں کہا جی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ اب شروع ہوئے ڈاکومنٹ کا، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اب شروع کیا گیا ہے. پہلے بھی تھا پر اتنا کچھ خاص ورکنگ فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اس کو ہم نے اٹھایا ایشو کو. ٹھیک ہے. پہلے بھی انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے الحمدللہ. اب ہم نے کہا جی ہمیں کچھ ایسا کر کے دیں تاکہ ہم سیف ہو سکیں. ہماری اتنی کمائی نہیں جتنے ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو RPO صاحب نے، CPO صاحب نے، SSP صاحب نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو بیان حلفی ہے اس کو آپ پورا کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ویریفائی بھی کرنا ہے ہر طریقے سے، اور الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں. تو ہم آپ کو کوئی نقصان یا کوئی ایسا کوئی پریشانی نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک. دوسرا، اب بھی کچھ معاملات میرا خیال 3 سے 4 سال میں ہم نے کم از کم اپنے دکانداروں کو سمجھا رکھا ہے کہ یار آپ کی جو نگاہ ہے نا ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کسٹمر آپ کو. یہ ایزی ہے جج کرنا کسی کو، آپ کسی کے سٹیٹس کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اس کو جج کرنا مشکل نہیں ہے، پر جب موبائل ہوتا ہے نا، موبائل بولتا ہے. موبائل بولتا ہے جب اس پہ پاسورڈ لگا ہوتا ہے. ٹھیک. موبائل بولتا ہے جب اس پہ Gmail لگا ہوتا ہے. اکثر کہتے ہیں ہم بھول گئے، یہ کہ کچھ بھی پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھول گئے. اب ہم نے سارے دکانداروں کو سمجھا رکھا ہے کہ اگر بھول گئے نا اس پہ مس کالیں دیکھیں،
अक्सर ऐसा होता है कोई चोरी का हुआ मोबाइल जिनको पता नहीं या सड़क से मिला हो कहते हैं जाओ भेज दो, अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दो। ठीक है। पर अल्हम्दुलिल्लाह थाना चेहलिक में हम महर बशीर साहब हैं, वो भी बड़ा ताउन करते हैं। इससे पहले भी SHO साहब आए हैं काफी। मेरे दुकानदारों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी अब नॉलेज हो गया है। ठीक है। उन्हें पता चल रहा था कि यार इस पे मिस कॉल्स आई हुई हैं 12, तो सदर साहब की तरह जरा हमें थोड़ा सा टाइम दें, आराम से उसे बिठा लेते हैं। जब 13 मिस कॉलें हुई तो 13 मिस कॉलें किसी की तो हैं, हम कॉल भी कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है। हमें डाउट होता तो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई मेरे ख्याल 3-1 सालों में मैंने कोई मोबाइल जो जिनके थे मालकान के, कम से कम जो चोरी होके आए या मिल गए रास्ते में, कम से कम 35 मोबाइल मैंने पहुंचाए अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और कोई अगर कोई डाटा कोई पता चल रहा है बदमाश पकड़ लिया खुदा ना खास्ता, तो फिर हम वेरीफाई करके थाने से नफरी मंगवा के उसके हाथ में देते हैं। ठीक है। बड़ा कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से जो है मसला तो होता है, होता है, पर हमारे जो प्लाजा है वाकई है या क्रिमिनल जो है बंदा है, हाँ, करता है। हमारे गार्ड हैं, हाँ। बकायदा हमने गार्ड रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गेट है, मेन गेट है हमारे सेंटर का, बड़ी सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर एक्टिव भी रहते हैं हमारे दुकानदार भी। रश इतना ज्यादा होता है इस मोबाइल मार्केट में, अगर आप चले जाएं तो तर धरने की जो है जगह नहीं होती, इतना रश होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पर वो तो एक मसरूफ तरीन बाजार कहा जा सकता है। उसके लिए भी मैंने पार्किंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। हमने 7 गली में एक जगह ली है रेंट पर। हमारे जो जितने दुकानदार भाई होते हैं, जो एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल होती हैं, हम सारी की सारी वहीं पे खड़ी करवाते हैं, ताकि कोई फीमेल हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको आने में ना दिक्कत ना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। इस पे बात करते हैं, आसिफ से बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो है मेंबर हैं, लोकल मेंबर हैं ज़कात कमेटी के, इनसे जानते हैं कि कितने लोगों को जो है ज़कात दी जा रही है, किन लोगों को दी जा रही है, एप्लीकेशन का क्या तरीकाकार है, कुछ इस हवाले से आगाह कीजिए। इसमें यह होता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे इलाके में मौजूद है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर जो बेवा खातून हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया जाए। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि किसी की शादी क्या है, ज़कात लेनी है किसी ने, तो क्या तरीकेकार है, एप्लीकेशन कैसे देंगे? उसके लिए हमें ही करना पड़ता है, किसी को हमारे पास नहीं, हमें खुद करना पड़ता है, कि हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि कौन जरूरतमंद है, उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, ताकि फिर उसका हम नाम देते हैं अपने जिलाई कमेटी को, फिर उसके बाद उनका पर मंथ यानी कि वो हो जाए, तो वो जो 6 महीनों के बाद यानी कि कन्वर्ट होकर उनके मोबाइल में आता है, ना हमारे हैंड से जाता है ना कोई, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उनको दिए हुए थे चेक, तो उनको जब चेक दिए हुए थे तो वो 2 नंबरी भी होती थी। लास्ट टाइम जैसे वो चेक फिल करते थे, वो उनका आना है 9,000 रुपया, तो उसमें से वो हाफ खुद रख लेते थे और आप, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने यानी कि जैसे कि अब हमारे डायरेक्टर है बैतुल माल के ओन अब्बास भप्पी साहब, उन्होंने ये इकदाम करवाए हैं कि डायरेक्ट अब जो ज़कात आती है वो उनके मोबाइलों में आती है। ठीक है। ना कि ये काम है कि 2 नंबरी होगी ना कुछ। और आज से पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ज़कात कमेटी के चेयरमैन रखे हैं वो बिल्कुल यंग रखे हैं। ठीक है। जिनको एनर्जेटिक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो पहले थे वो थे बुजुर्गान, आपको पता है कि बुजुर्गान जो थे वो पहले ज़कात कमेटी देते भी थे ना, तो उसके लिए मतलब निकालते थे। ठीक है। नेगेटिव मतलब निकाली या कुछ भी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि जिनका भी होता है ना, मैं सिर्फ यानी कि किसी की अगर तस्दीक करनी होता है तो 2 से 3 लोगों से पूछ ले उनके गली के, मैं उनके घर में नहीं जाता। ठीक है। उसकी रीजन यह है कि वो पर्देदार खातून भी हो सकती हैं, बिल्कुल है तो जरूरतमंद। मैं कभी कि उनके घर नहीं गया, उनके आसपास से मैं वेरिफिकेशन करता हूँ और उनका नाम पुट करके अपना आगे भेज देता हूँ। ठीक है। ये तरीकाकार है। उसके और अगर कोई आपसे राब्ता करता है तो ये है कि आपने खुद जाके ढूंढना है कि कौन मुस्तहिक है। अगर कोई आपसे राब्ता करता है तो क्या उसको ऑब्लाइज करेंगे? क्या जी बिल्कुल ऐसे अगर वो जरूरतमंद है तो हम ऑब्लाइज करते हैं। इसमें ज्यादातर ये होता है कि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ना आए, जो हमारे पास आता है वो जरूरतमंद नहीं होता। ठीक है। एक प्रोफेशनल होता है। ठीक है। और कई देखे हैं मैंने, ये जज करना कितना मुश्किल है एक प्रोफेशनल को और एक वाकई जो है जरूरतमंद है। प्रोफेशनल तो कहीं से भी जाकर ले लेता है, उसको तो कोई मसला ही नहीं है, ना हिचकिचाहट होती है। बिल्कुल ऐसे। जो बेचारे कहते हैं ना अपना भरम रखे हुए हैं, तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ मैं आपको कि मेरे पास एक लड़का आता है, उसके साथ बुजुर्ग भी हैं, तो उन्होंने वजीफा लगवाना था ये कॉलेज वगैरह की ना, अपना तालीम के लिए ना, फीस वगैरह की माफी के लिए, तो वो ज़कात कमेटी अफोर्ड करती है ना उनकी। तो वो आए मेरे पास, वो अपने दोनों सिस्टर के फार्म ले आए कि ये है, और उनकी सिफारिश करने वाले थे एक्स यानी कि चेयरमैन ज़कात कमेटी मकामी जो थे, जिनका रजिस्टर अब मेरे पास आया।
तो उन्होंने जवाब मैंने कहा शायद जरूरतमंद होंगे। आप यकीन करें मैंने उनको वेरिफिकेशन कर दी। जब मैंने वेरिफिकेशन यानी कि वो अपना मेरी टेस्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, मैंने उनको फार्म वगैरह भी दे दिए। अब कुछ दिनों बाद मैंने खुद चाहा कि मैं जाके देखूं। अब जब मैंने उधर जाके पता किया तो वो बंदे ये डिजर्व नहीं करते थे। ठीक, उन्होंने बस एक प्रोफेशनल बनाया हुआ किसी तरह गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। वो अक्सर लोगों की सोच ये है कि ये हमारा पैसा। ठीक है भाई आपका पैसा तो है, ठीक लेकिन है, आवाम का पैसा है जो मिलना ज़कात के किसको थ्रू मिलता है। चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह है कि कोई भी होता है काम, ये कोई भी, अब रिसेंटली इमदाद आई थी कोरोना की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 13-13 हजार रुपए दिए थे पर पर्सन, यानी कि फी फैमिलीज को। तो आप यकीन करेंगे उसमें भी यही था कि हर बंदा कहता कि मैं जरूरतमंद ठीक है, और फैमिली के हर मेंबर ने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ था। रजिस्टर करवाया एक घर में मियाँ है, बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, सबने रजिस्टर, 5-5 लोगों ने रजिस्टर। और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो अब ये परेशानी है, लेकिन अब इस पे भी काम ये, क्योंकि मोबाइल वाला सिस्टम जो किया ये बहुत अच्छा किया है। एक तो इसमें यह है कि हम भी पाक हो गए क्योंकि हमारे पास नहीं आता। ठीक है, जो हमारे हमसे पहले वाले लोगों पे होता था कि जनाब इसने पैसे खा लिए, चेयरमैन ये कर रहे वो कर, अब वो बात भी खत्म हो गई। अब यह है कि बस हमें दुआएं मिलती हैं और जिनका यानी कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी हुई है कि इतने लोगों को आपने देनी है। ठीक है, पर मंथ है या पर ईयर है? इसका पर मंथ होता है लेकिन कम होता है बहुत, लेकिन वो हम 6 माह का इकट्ठा कर देते ताकि वो 6 महीने बाद कुछ न कुछ बना सके। जैसे ईद आ जाती है, कोई त्योहार होता है, उसमें वो अपना यूटिलाइज कर लेते हैं उस पेमेंट को। और अब जो कोशिश तो है कि और अच्छा, बच्चों के जहेज के हवाले से कितना दे रहे हैं ये बताएं। ये बहुत ही वो शॉर्ट है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि तकरीबन लाखों के हिसाब से कमेटी है। ठीक है, और लाखों के हिसाब से यूसेज है। अगर इनमें ये होता है कि जिनका होता है जहेज फंड के लिए वो तकरीबन 25,000 दे देते हैं, जो कि बहुत कम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया ना कि वो ये जो जरूरतमंद होगा उसके लिए बहुत ज्यादा है, ये आपके लिए हमारे लिए कम हो सकता है, उनके लिए बहुत ज्यादा है। हम तो कहते हैं कि हमारी लाखों में शादी नहीं होती, मैंने तो ऐसी फैमिलीज भी देखी जो हजारों में शादी कर लेते हैं। बिल्कुल, नो डाउट, जबरदस्त। और वो जरूरतमंद होते हैं, इसलिए उनके लिए 25,000 भी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, तो बाकी गवर्नमेंट की जो दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है उसको एहसास होता है कि एक दिहाड़ी या एक दिन में जो है वो जो उजरत मिलती है, कितने जो है पसीना बहाकर, कितनी मुशक्कत से वो कमाता है। और अगर उसकी बेटी के लिए थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए तो वाकई ये बहुत बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अहमद नवाज की तरफ चलते हैं, बताएं अंडे शंडे खाने हैं आपने? स्टेज पे भी अंडे शंडे खाए? आजकल जो है वो मेरा बिजनेस चल रहा है। मैं सुबह निकलता हूँ चोरियां करने, फोन जो है सुबह ये दिल चोरी करते हैं, मैं वापस ही जाना, ये दिल चोरी करते हैं लोगों के। और जो दूसरा बिजनेस है वो ज़कात लेना असर किया है। सिद्धू भाई मैंने अपना नंबर दे देना पाए, कभी कोई मोबाइल मिले जिसे कुड़िया का नंबर जरूर। तो फैन की तो कोई कमी है नहीं अहमद नवाज को। अहमद नवाज क्या सुना रहे हैं आप? एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो आप लोगों को डेडिकेट करूंगा और रूही है 10 वालों को, जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबके लिए। ठीक है, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं वापस और आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं। और आप लोग कहीं गए तो नहीं थे क्योंकि वो जो जरा हमारी होस्ट है वो उनको ना नाश्ते की बहुत रेस्ट की जरूरत पड़ गई है ना, वो डांस इतना कर लिया हम लोग। करें आप कर रहे हैं। नहीं बिस्मिल्लाह जी, आप जिसका काम आप कर रहे हैं, आप बोले लाहौरियो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछे। जी ਇਹ ਸ਼ੁਆਵਾ तो चक्कर है ये। और यही चक्कर था कि ਤੁਹਾਡੇ गाना सुन के मैं जो खड़ी हो गई, फिर मुझे एहसास हुआ यार मेरे तो पहले भी पिक्चर खिल चुके हैं। ये इस चीज से अंदाजा आप भी लगा चुके हैं और मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं कि आर्टिस्ट ही होता है। ठीक है, और जब जो चीज चलती है, जब तक आप खुद परफॉर्म करते नहीं, जब तक आप खुद इंटरटेन नहीं होते तो लोग किस तरह इंटरटेन होंगे? ठीक है, तो दूसरों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, नाज़रीन की बात करते हैं, तो उनको इंटरटेन करने के लिए जरूरी है इन्वॉल्व करना। अच्छा देखिए, बेसिकली ना एक फनकार होता है कि वो सिंपल खड़ा होकर भी गा रहा है, तो उसने तो गा के चले जाना है, बैठ जाना है, लेकिन अगले बंदे ने कहना यार बस ठीक है सुन लिया।
जब आप खुद इन्वॉल्व हो गए ना उस चीज के अंदर तो लोगों को खुद होगा कि नहीं यार ये कितना एंजॉय करा, तो हमें भी हमारे अंदर भी इतना एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, ट्रेंड क्या है आजकल अहमद, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के सॉन्ग पॉपुलर ज्यादा हो रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक है, पंजाबी है, भंगड़ा टाइप पसंद कर रहे हैं, सराइकी तो गीत भी पसंद किया जा रहा है, पंजाबी और सराइकी को मिक्स किया जा रहा है, क्या है जो ज्यादा? अच्छा, बेसिकली आजकल के जो लोगों का फ्लेवर है ना वो टोटल डिफरेंट हो चुका है। पहले लोग सुना करते थे कि जी अगर कुछ स्लो आ जाएगा तो हम लोग उसको सुनेंगे, और आजकल ना ट्रेंडिंग चेंज हो चुका है। जो हमारे पुराने लेजेंड्स के जो गाने हैं ना लोग उसको रीमेक करके उसको कर रहे हैं और वो क्लिक हो रहे हैं, ठीक है। और खास तौर पे हमारी सराइकी पट्टी के लिए ये बड़ी खुश नसीबी है, या मैं कहूँगा कि ये हमारे कल्चर है हमारा ऐसा कि उसने दिखाया कि कल्चर होता क्या है। तो सराइकी जहाँ पे भी गाना आप करते हैं ना, अगर वो उर्दू भी है ना तो उसने सराइकी सुनना है और उसने एंजॉय करना है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसी मीठी जुबान है हमारी सराइकी, लोग उसको एंटरटेन करते हैं, लोग उसको समझते हैं, लोग बल्कि फरमाइश करे होते हैं कि यार वो माइया सुनाए, वो सराइकी में वो शुजाबादी का वो सुनाए, वो ये बड़ी बात होती है। पैदाइश यहाँ की है, फिर लाहौर गए तो सराइकी तो आंधी हो सीता को। हाँ बहु लाला तुम दसो क्या कुछ कमाल थे, हिक दू त्रै चार पांच छह सात आठ नौ डा कितने हो गए? अच्छा, यही हम चेक करने के लिए यही कुछ सुनते हैं, पहले तो हम गिनती सुनते हैं, बताएं। और जिसको वो जो दो पे अटक किया डू तब फिर उसका हो गया नहीं भाई, अच्छा, पक्की सराइकी है लाला, पक्की सराइकी, कोई मसला नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो अच्छा लगता है जब आते हैं वापस अपने बेलियों में, अपने दोस्तों में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जब लोग फरमाइश कर रहे होते हैं ना कि यार हमने आपसे सराइकी ही सुनना है, तो वहाँ पे अंदाजा होता है कि यार ये कल्चर हमारा कितना ऊपर चला गया कि लोग इसकी फरमाइश कर रहे हैं, और हमारे खित्ते की बात ही कुछ और है। और देखिए ना कि जो गाना है भावे सर्दी बाजी लग जाए, वो हालांकि हमारे कल्चर का गाना है, ठीक है, लेकिन उसको एक नए अंदाज में पेश किया गया आयमा बेग ने और साहिर अली बग्गा ने किया, तो वो क्लिक हुआ, बिल्कुल एक चीज जो है वो निकली, लोगों ने उसको भी सुना, सराइकी था वो भी, हाँ वो भी सराइकी था, ये चीज होती। चिट्टा चोला हमारा बड़ा सुपर डुपर हिट गया, फिर चलिए ये तो अब कल्चर की बातें तो होती रहेंगी। हमारे कभी प्रोड्यूसर की सालगिरह भी हो जाती है, वो बताते नहीं, अगले दिन होती है, तो वो क्या कर सकते हैं। किसकी सालगिरह थी आज, मुझे बताया नहीं। कल है किसकी? हम एडवांस में कहना चाह रहे हैं उनको, हैप्पी बर्थडे टू डू। हैदर की है ये, हैदर देखे चुप बैठे, इसको सांप सूंघ गया, हैप्पी बर्थडे टू डू। जब केक खिलाने की बारी आती है ना तो हैदर का यही हाल होता है। हैदर तुम्हारी बर्थडे तुमने बताया नहीं मुझे यार, ये शुआवा का चक्कर है। तो ये बात पक्की हो गई, कंफर्म हो गई, कल बर्थडे है। ये देखो यार, ये लड़का छुपा के रखता है ये बातें। आप भी कहीं सारे मिलके हैप्पी बर्थडे टू डू, तो कल करेंगे हम, तो ऐसी बात नहीं, ऐसे विश नहीं करते हम लोग, अच्छा मोहम्मद काशिफ, आपकी तरफ आते हैं, थोड़े सीरियस इशू पे भी आते हैं। बहुत सारे इशू हैं जिनको हम जानना चाहते हैं। कोविड जो है, कोविड के बाद जो सिचुएशन है, कोविड तो है ही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन है, जब कारोबार खुल गए हैं, तो अब सूरत हाल क्या है? क्या लोग एसओपी पे फॉलो कर रहे हैं, दुकानदार करवा रहे हैं, क्या चल रहा है, सिलसिला कैसे चल रहा है रोजगार का, ये बताइए। सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। लॉकडाउन में तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के हालात थे कि सफेद पोश बंदा बिल्कुल जो एक बेकारी है उससे बेचारा काफी नीचे आ गया था, दुकानें बंद हैं, बिल्कुल, और वो किसी के आगे हाथ तो फैलाते नहीं है सफेद पोश इंसान। हमने ऐसे एक टीम बनाई थी अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग भी की थी, और बिल्कुल खामोशी से, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक टीमें बनाई थी, जैसे टाइगर फोर्स बनाई है, हाँ जी, टाइगर फोर्स बनाई थी, और बाकायदा इस तरह राशन पहुंचाया है कि उन्हें पता भी नहीं कौन देके गया, बिल्कुल रात के अंधेरे में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताउन किया। और दूसरा जो कारोबारी हजरात हैं, हमारे ताजिर भाई हैं, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन ने ताजिर बरादरी की कमर तोड़ दी है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इशू उठाया था और अपील की थी गवर्नमेंट से, खान साहब से, कि आसान कर्जे दिए जाएं, तो उस पर उन्होंने सुनी भी हमारी बात और आसान कर्जे दिए भी, और बहुत मुनासिब परसेंटेज पर, 3.0 और 4.0 पर ताजिर बरादरी को। बिजली के बिलों के हवाले से भी कुछ दी सहूलत, बिजली के बिलों के हवाले से बिल्कुल सहूलत दी। शुरू में तो उन्होंने हमें रिलीफ ये दी कि आपके अगर बिल काफी है, 50,000 या लाख के करीब हैं, तो उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी, ठीक है। और अब आगे जो सनतकार हैं, हमारी जो
बड़े वर्कर हैं, छोटे वर्कर हैं, पहले तो सबको फारिग ही करे जा रहे थे, मजदूरों को। अब तो कपड़े की जो सनतकारें खुली हैं, अब लोग चाहिए हमें। ठीक है, उस वक्त लोगों को फारिग कर दिया गया, इस वक्त हमें लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब खान साहब ने कोशिश कर रहे हैं, हो भी रही है कि कराची में ना मोबाइल्स की ना फैक्ट्रियां लग रही हैं। पहले लोग असम्बल करते थे, ठीक है, अब अगर असम्बल ना करें, मैन्युफैक्चर यहीं पर बनाएं, यहीं पर फिट करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनियां भी लग चुकी हैं और वो कोशिश हो रही है कि और भी कंपनीज आए। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हम भाई हैं उनके, हमने सपोर्ट भी की है, हिडन सपोर्ट भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने पांव पे खड़ा भी किया है। और जो मालकान है उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है, किरायों में रिलीफ दी है। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि अगर सनतकार हैं, कारखाने हैं बड़े, तो उसमें 50% बिजली के बिलों में उन्होंने कमी कर दी है गवर्नमेंट ने। ये बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, गुड। मोहम्मद काशिफ की बातों से लग रहा है कि वाकई जो है बहुत ज्यादा जो है इनको फेवर मिली और अच्छी बात है, और इन्होंने भी फेवर दी। अगर हम लोगों की बात करते हैं, एज ए सदर आपने बहुत ज्यादा वर्क किया और लोगों का जो है, दुकानदार जो है, ताजी जो बरादरी है, उनके साथ जो है मुश्किल वक्त में, ये तो मुश्किल वक्त में ही पता चलता है ना कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। तो अहमद नवाज की तरफ चलते हैं, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, वक्त बहुत कम है और वक्त की कमी की वजह से कुछ सुना दे कुछ सुना दे हमें और ये बताए खरी खरी वैसे कितने लोगों को खरी खरी सुनाते हैं दिन में, ये बताएं कितने लोगों को आप? मेरा एटीट्यूड वो है ही नहीं, मेरा एटीट्यूड मोहब्बत वाला, हमेशा मोहब्बत हासिल की है। ठीक है, और अगर कोई फरमाइश है और फरमाइश को पूरी ना करें और उसके बाद जो है नहीं करते हैं, लाजमी फरमाइश पूरी फैन है वो नाराज हुआ, कभी ऐसा हुआ? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फैन ने कहा हमने वो सुनाया, बल्कि अगर नहीं भी आता तो नेट पे सर्च करके उसको हम लोगों ने, किसी का दिल नहीं तोड़ा कि यार ऐसा हो कि वो डिसाइड हो जाए कि नहीं यार अपने फैन में कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये होता तो ऐसे है, कोई भी इवेंट हो यार उसमें इतना वक्त होता नहीं है जितने की फरमाइशें होती हैं, तो फिर सबको लेकर चलना तो मुश्किल काम है। ओबियसली बात है, फिर जाहिर बात है, आपको पता टैकल करना एक इंसान के ये माइंड की सेटिस्फेक्शन है, आप जिस तरह टैकल कर सकते हैं हम सो करें। तो फिर हमें टैकल करें। बिस्मिल्लाह। वाह जी, वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अब चुप हो गए, थक गए थे आपने, वेलकम बैक तो आपने कहना था ना। बेसिकली मैं वो खुराक नहीं आई ना, अभी तक नाश्ता नहीं आया, पाए और वो क्या समथिंग। वैसे रूटीन वाइज नहीं, रूटीन वाइज नाश्ता क्या होता है ये बताओ अहमद, क्या वाकई हैवी नाश्ता होता है, ये लाइट सा नाश्ता? अच्छा, हम लोगों की जो खासियत है, अब तो हम पक्के लाहौरी हो गए हैं, तो लाहौरियों में जो हम लोगों को सुबह होता है ना कि हम लोगों ने पाए खाने लाजमी, या चने हो जाए, वहाँ पे जो नान मिलता है ना वो बड़ा क्रिस्पी टाइप मिलता है, तो इस वजह से सुबह का जो नाश्ता है वो लस्सी, और ये मुल्तान में कुछ अलग अंदाज है। यहाँ पे लोग पराठे सुबह सुबह, आलू वाले पराठे मिल जाते हैं, मकई का जो है साग, और इस तरह मकई की रोटी और बिल्कुल साग। लेकिन इस्लामाबाद का टोटल डिफरेंट है क्राइटेरिया, लोग वहाँ पे ब्रेड और इस चीज को जरा ज्यादा तरजीह देते हैं। लाहौर ही जरा सुबह सुबह खाबे 5 बजे भी लोग पाए खाने निकले हुए हैं, लस्सी चल रही है फुल टाइम। ये माशाल्लाह सेहत ऐसा तो नहीं बनाई ना? हाँ जी, वो ये भी सेहत आसिफ की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि टाइगर फोर्स के मेंबर हैं, टाइगर फोर्स ने कैसे काम किया जब से बनाई गई, क्योंकि कोविड में ये बनाई गई, तो किस तरह वर्क किया और अब किस तरह से वर्क कर रही है, क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, कुछ बताइए इस हवाले से हमें। जी मैडम, मैं आपको एक तो टाइगर फोर्स के हवाले से, पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उस दौरान में ये था कि हमारे यानी कि सबसे पहले जो सा काम था कि वो लोगों को ना जितना ज़्यादा हो सके, जो भूखे बैठे हुए हैं या कुछ भी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशन मुहैया करें। तो ये राशन कुछ तो हमारे MNA MPs और मेरे बड़े भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने भी ऐसा किया कि उन्होंने दिए हमें, हमने आगे प्रोवाइड किए। जहाँ पे कमी हुई तो फिर हमने अपनी मदद आपके तहत, आप ये देखें कोरोना के टाइम हम पाकिस्तानी सब एक हो चुके थे, उसमें आपने भी खर्च किए, बिल्कुल अपनी जेब से किए, मैंने भी अपनी जेब, जितना अफोर्ड कर सकते थे सबने किए। और अब मैं मौजूदा टाइम में बाकायदा खान साहब को भी ये कहूँगा कि आपने जिस हिसाब से ये टाइगर फोर्स बनाई थी
उनको वो सहूलियात नहीं दी गई। मिसाल के तो वो आपसे सैलरी तो नहीं ले रहे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कम से कम उतनी इज्जत तो दें कि उनको इतनी अथॉरिटी तो हो कि वो कहीं पे जाते हैं, अगर प्राइस कंट्रोल करने हैं वो कहीं चला जाए तो वो कुछ नहीं पूछते, क्योंकि जब तक आपको टैग नहीं लगा होगा अथॉरिटीज का, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो मैं ये जिला इंतजामिया डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने कार्ड दिए हैं या तो उसको प्रॉपरली उसे यानी कि इम्प्रूव करें और उसके बाद उसको अथॉरिटी दे कि ये क्या काम करेंगी। ये नहीं कि आपने उनको बस एक टैग समझ लें या लॉलीपॉप। ठीक है, रजाकार जो है ये रजाकार तैयार किए गए उस टाइम पे, और अपोजिशन ने इस पे बहुत तनकीद भी की थी कि ये जो है इलेक्शंस के लिए किए गए हैं, इस तनकीद का भी सामना करना पड़ा यकीनन यकीनन। अब बात यह है कि अगर आपने वो फोर्स बनाई है तो वो लोगों के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है या बन सकती है, अब उसका काम मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसमें हमें बिल्कुल नहीं किया कि अब मौजूदा टाइम में हम तकरीबन 3-4 माह हो गए घर ही बैठे हैं, हालांकि हम कोई सैलरी नहीं ले रहे। हमसे अच्छे तो वो जो से सिविल डिफेंस वाले हैं वो बेहतर है, उनको इतनी अथॉरिटी है, वो पैसे भी लेते हैं और काम क्या रोडों पे खड़े हो जाना, लोगों को परेशान करना, बाइक्स रोकनी, हम तो वो नहीं कर रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि लोगों को जितना ज्यादा हो सके उनको बेनिफिट्स दें। कोई चीज है गवर्नमेंट की तरफ से है या हमारी तरफ से है या जाती तौर पर जो करना चाहते हैं हम उस पर काम करें, लेकिन उस तरह भी बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक, तो यानी जिस तरह बनाई गई थी उस तरह फोर्स से काम नहीं लिया जा रहा। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं मोहम्मद काशिफ से। इनसे जानते हैं कि मुल्तान में चोरी डकैती की जो वारदातें हैं बढ़ती जा रही हैं, तो कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है, आप लोगों का क्या कहेंगे इस हवाले से, और इंतजामात क्या है, इंतजामिया किस तरह हेल्पफुल है इस मामले में सिक्योरिटी के हवाले से? इस गवर्नमेंट से पीटीआई से हमें जो पहले गवर्नमेंट से बड़ी चेंजिंग है, बड़ी इम्प्रूवमेंट है। अब ये नहीं होता था कि भाई मेरी सिफारिश होगी तो उसको लगवा दें, वो लगवा दें। मेरिट पर आ रहे हैं इंतजामिया में और बड़े अच्छे चेंजिंग हो रही है, बड़े तबादले हो रहे हैं। अब खान साहब ने ये कहा था कि अब तबादले नहीं होंगे, अब नौकरी से फारिग करेंगे। ठीक है, रिश्वत का निजाम बड़ा खत्म हो चुका है, थानों का कल्चर बहुत बेहतर हो चुका है। एकदम सारे काम नहीं होते, आहिस्ता 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 बेहतरी आ रही है। और डीपीओ की चेंजिंग हुई हैं, अभी एसएसपी ऑपरेशन है, चेंजिंग हुई हैं लोकल और बड़े अच्छे हुए हैं और खुली कचहरियां लग रही हैं। ठीक है, अभी थाना चेहलिंग में थी एसएसपी ऑपरेशन, आमिर भैया आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी खुली कचहरी लगाई, अभी बड़े मौके पे काम किए और मेरिट पर काम किए। अब हमारे इलाके में महर बशीर साहब एसएचओ साहब आए हैं, उनका एक नाम है, एसएचओ है पर उनका एक नाम है इलाके में। हेरोइन, शराब, जिस भी थाने में वो जाते हैं तो मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से उन्हें पता भी अब रियायत नहीं होगी। इस तरह थानों के कल्चर मॉडल थाने बन गए हैं। आप बाकायदा जाएंगे, टोकन मिलेगा आपको, रिसेप्शन है, पानी का पूछेंगे, हर चीज का पूछेंगे और 24 घंटे में रिजल्ट देना है। ठीक है, अगर मैंने दरखास्त दी है तो उसका 24 घंटों में उसका असर होना है। उन्होंने अवेल करना है, दोनों मुदाई को भी दूसरी पार्टी को भी, और 24 घंटे में उसका रिजल्ट देना है। ठीक है, और बेहतरी है और बेहतरी आ भी रही है, कहीं पे बेहतरी नहीं भी है पर उसको बेहतर कर रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, वारदातें पहले से बहुत कम है। मोटरसाइकिल की वारदातें होती हैं, उसमें मैं सब रूही के इस चैनल पे बैठा हुआ हूँ, सबको मैं पैगाम ये देना चाहूंगा कि लोग पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी नहीं करते। रोड पर मैंने खुद देखा है, लोग भी नहीं लगाते और चले जाते हैं। ये टिकट जो है 5-10 रुपए भरने से अवॉइड कर रहे होते हैं कि पैसे भरने पड़ेंगे, तो लेकिन जगह तो सेव मिल जाती है, जगह सेव मिल जाती है। फ्री पार्किंग भी हैं, फ्री पार्किंग प्लाजा ने की हुई है, फ्री पार्किंग है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पर आप टोकन तो लें, वो फ्री है, आप लें, उसमें खड़ी करें। दूसरा, मैंने खुद देखा, लोग खड़ी कर जाते हैं और 2 घंटे बाद वो कहते हैं जी गायब है और लोग भी नहीं लगाते। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं पे फिर जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, सड़क पर कहीं जाएं तो अपनी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, सेफ जगह पर खड़ी करें। अपनी 2 मिनट की जल्दबाजी में कोई ऐसी जगह पर खड़ी ना करें तो पता चले वापसी में है ही नहीं आपकी सवारी, और जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है। और बात यही है कि फिर जब वापस आते तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं जब आप अपनी जो है सवारी को नहीं पाते। तो अगर कहीं जो है टोकन, असल में यही है ना कि हम टोकन जो है, हमें लगता है कि यार ये हमारी इज्जत नफ्स के खिलाफ है, यार इन्होंने तो क्या हम टोकन क्यों लें, बात तो ये है, जबकि सेफ हो जाती है आपकी सवारी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ रफीक साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अहमद नवाज साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब भी आते हैं मुल्तान में और हमारे मेहमान बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक गुजारिश है जी
کہ احمد بھائی کو آپ ایسے اللہ حافظ نہ کریں, ایک گانا سنائیں ہی ہمیں جی جاتے ہوئے, بالکل بالکل, کیونکہ ان کی جان نہیں چھوڑنی ہم نے. بالکل انہوں نے دوبارہ ایسے دوبارہ بلکہ روحی ایٹ 10 کے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان سب کو ایک بہت ہی خوبصورت میسج دوں گا, وہ یہ کہ محبت ایک ایسا دریا ہے, بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا, تو لہٰذا میڈیکل وار ہے پوری دنیا میں, تو جتنا ہو سکتا ہے احتیاط سے کام. تھینک یو جی. آصف عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. گانا سننا ہے آپ سے.